नमस्कार प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब सकुशल होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील शर्मा आपका डीजे सर क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं हिस्ट्री से संबंधित, उसकी और विस्तृत जानकारी के लिए या उसको और मनोरंजनात्मक तरीके से पढ़ने के लिए आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पे मेरी बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो वहाँ अवेलेबल है। आप इजीली वहाँ पे देख के जो मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ उससे कोरिलेट कर सकते हैं खुद को। ठीक है। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ की और भी, मुझे पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी जाके वहाँ से मेरी पीडीएफ जो बोर्ड पर लिखी हुई रहेंगी वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हिस्ट्री से संबंधित रही हैं, ये क्लासेज जो है वो हिस्ट्री से संबंधित रही हैं। और हिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 80-90% अपन चीजें कवर अप कर चुके थे। ठीक है। तो आगे बढ़े। अपना टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन थोड़ा सा अगर 2-5 मिनट रिवीजन की बात करें, अगर तो रिवीजनात्मक तरीके से अगर अपन चलें तो सबसे प्रथम जो चीज आती है वो आती है इसका क्या, काल। राइट। काल कब से कब तक का रहा है अभी बात करेंगे। खोजकर्ता, राइट। इसके अलावा जो है, खोजकर्ता के अलावा जो इसके प्रमुख स्थल रहे हैं, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर सकते हो आप, लंबाई या चौड़ाई अगर अपन सिर्फ सीधे साधे शब्दों में बात करें, या प्रमुख स्थल, प्रमुख वर्तमान स्थल। वर्तमान जो, जैसे मान लीजिए अगर कश्मीर है वर्तमान में है, प्रमुख वर्तमान स्थल। और इसके अलावा प्रमुख प्राचीन नगर, प्राचीन नगरीय स्थल बोलो या नगर बोलो। प्रमुख प्राचीन नगरीय स्थल। ठीक है। तो काल की बात करेंगे। काल कब से कब तक का है बेटा? काल जो है अगर कार्बन 14 के डेटिंग या कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार बात करें तो जो ऑथेंटिफाइड जो कार्बन डेटिंग पद्धति कहती है कि भाई साहब इसका जो काल है वो कब से कब तक का रहा है, कब से कब तक का रहा है? 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। एनसीईआरटी कहती है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। खोजकर्ता कौन थे इनके? दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज कब की? 1921 के अंदर इसकी खोज की। ठीक है। और लंबाई चौड़ाई की बात करें या प्रमुख वर्तमान स्थल की बात करें तो कश्मीर से, कश्मीर में एक मांडा गांव पड़ता है बेसिकली, वहां से कश्मीर से महाराष्ट्र में दहमाबाद पड़ता है, वहां तक है। महाराष्ट्र एवं यूपी में आलमगीर पड़ता है। यूपी से पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक, यूपी से पाकिस्तान तक। ठीक है। लंबाई चौड़ाई समझ में आ गई। तो दैट मीन्स क्या है, ये त्रिभुजाकार है। क्या है ये? त्रिभुजाकार है। ठीक है। आगे बात करें, ये तो हो गए वर्तमान के स्थल जो अपने भारत में अभी उपस्थित है, जहां वर्तमान स्थलों पे ये जानकारियां मिली है। अब प्राचीन नगरीय स्थलों की बात करें जो कल तक अपन पढ़ चुके थे, तो सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे प्रथम नगर जो खोजा गया वो क्या था? हड़प्पा। दूसरा
मोहनजोदड़ो, और तीसरा चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। ये तीनों जो प्लेसेस है, तीनों जो स्थल है, ये अभी वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये तीनों जो प्लेसेस हैं ये वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। और अपने जो भारत के अंदर स्थल रहे हैं, तो भारत के अंदर जो स्थल रहे हैं उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था कल तक? तो कालीबंगा कहां उपस्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान राज्य में स्थित है। अभी अगर पुराने जमाने की स्थलों की बात करें कि मान लो सपोज अभी हनुमानगढ़ नहीं होता तो उस जगह पे कालीबंगा सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी पढ़ ली थी, और बनावली पढ़ ली थी। राइट, यहां तक क्लियर? राजस्थान इंडिया के अपन ने 3 ही पढ़ी अभी तक। ठीक है, ये इसका जो है वो शॉर्ट जो जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता की ये है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई साहब ये जो सब खुदाइयां करते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ASI, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। इसकी खोज, इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? 1861 में। और कौन से महानुभाव ने की थी? जॉर्ज कनिंगम। कनिंगम था, कनिंगम एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? किसकी स्थापना की थी? खोज नहीं बोलेंगे, स्थापना बोलेंगे। किसकी स्थापना की थी? ASI। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। उन जानकारियों में कई सारी चीजें हैं जो पहले मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि भाई साहब ये यहां पे मोहरों पे एक सींग वाले पशु का अंकन है। तो एक सींग वाला जो पशु था वो कौन सी जगह पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। राइट, तो ऐसे कई सारे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां बोली जाती है। हड़प्पा जो है सबसे प्राचीन नगर स्थल रहा है। यहां तक मामला क्लियर है? बढ़े आगे। लिख रहे हो क्या इसको? वैसे पढ़ा रखा है मैंने, पर एक ओवरव्यू अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बढ़े आगे, लिख लो चलो पहले। हो गया मामला? ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। अपन ने लगभग जो इसके नगरीय स्थल थे वो पढ़ लिए थे। राजस्थान का पढ़ लिया था अपन ने, कहाँ का पढ़ लिया था, और राखीगढ़ी बनावली वगैरह कहाँ के थे? हरियाणा के थे, वो अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं गुजरात की नगरीय स्थलों की, क्योंकि गुजरात भी तो शामिल था ना इसके अंदर। तो गुजरात में जैसे हरियाणा में 2 नगरीय सभ्यता विद्यमान थी उस जमाने में, तो वैसे गुजरात के अंदर भी 2 सभ्यता विद्यमान थी। ठीक, 2 सभ्यता विद्यमान थी, धोलावीरा और एक लोथल। ठीक है, लोथल और धोलावीरा। अपन स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? लोथल की। लोथल
ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद जिला है इसका, किसका? गुजरात का। कभी तो आओ गुजरात में। तो वो गुजरात में जो लोथल है वो अहमदाबाद नामक जो वर्तमान का जो जिला है वहां पे सभ्यता पाई गई थी। और एक नदी बोली जाती है, उसको बोला जाता है भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर लोथल सभ्यता पाई गई थी। भोगवा नदी के तट पर लोथल सभ्यता पाई गई थी। क्लियर है मामला? भोगवा नदी के तट पर लोथल सभ्यता, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव है वैसे तो बेसिकली, पर एस.आर. वेसार को गोली मारो, राव जी ने खोज की थी इसकी। राव जी ने खोज की थी। कब खोज की थी? 1954 में इसकी खोज की थी एस.आर. राव साहब ने। ठीक है, क्लियर? तो यहां लिख देते हैं अपन ये तो हो गया स्थल। दिख रहा है क्या? पेन चेंज करें? चलो पेन चेंज कर देते हैं आपका पहले। ठीक है, स्थल खोजकर्ता, स्थल खोजकर्ता। जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि मोस्टली जो है वो अपन खोजकर्ता के बाद में किस टॉपिक पे आते हैं? विशेषताओं पे आते हैं, राइट? विशेषताओं पे आते हैं। एस.आर. राव, एस.आर. राव लिखना चाहो तो लिख सकते हो एस.आर. या तो ये तो अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में लिखना चाहो एस.आर. राव। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति यहां पे मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति कांसे के निर्मित नर्तकी की मूर्ति यहां पे मिली है। कहां पे? लोथल में। ठीक है, इसके अलावा यहां पे हाथी दांत के कुछ वस्तुएं भी मिली है। हाथी दांत की वस्तुएं अपने पहले भी मिली थी, पर वो कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसके अंदर हाथी दांत की वस्तुएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखाता हूं, लाइन लिखो आप। उक्त सभ्यता में हाथी दांत से निर्मित, उक्त सभ्यता में हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं नर्तकी की कांस्य निर्मित मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिली है। क्लियर? क्या क्या मिला है? हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, नर्तकी की कांस्य निर्मित मूर्तियां, और सबसे जो मुख्य चीज है, चलो ये तो फिर भी इतने मुख्य चीज नहीं है, सबसे मुख्य चीज क्या है?
यहां पे आटा पीसने की चक्की के भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे मुख्य चीज है ये, लिखो यहां पर आटा पीसने की, यहां पर आटा पीसने की, यहां पर आटा पीसने की चक्की के सर्वप्रथम, यहां पर आटा पीसने की चक्की के सर्वप्रथम साक्ष्य भी मिले हैं, सर्वप्रथम साक्ष्य भी मिले हैं। सर्वप्रथम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, 3 युग्म में यहां पे समाधान होते थे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो लाइन, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी ये हाँ एक और लिख लो, इसमें दिशा मापक यंत्र भी मिला है। दिशा मापक यंत्र जानते हो ना, दिशा सूचक बोलो, दिशा मापक बोलो, दिशा मापक यंत्र, दिशा मापक यंत्र भी यहां पे मिला है, दिशा मापक यंत्र भी यहां पे मिला है। दिशा मापक यंत्र भी यहां पे, क्लियर मामला, कोई डाउट? बढ़े आगे, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई विशेष अपन को क्या याद रखना है, एक तो इसके खोजकर्ता याद रखो, कौन सी नदी के तट पे है और कौन से राज्य में है वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की दूसरी सभ्यता आती है कौन सी? धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा कहां स्थित है? नहीं, धोलावीरा कच्छ में है। कच्छ का जो रण सुना है ना आपने, अपना जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान का फैलाव जो है राजस्थान में तो है ही से, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अपना रेगिस्तान का फैलाव है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान से जो मामला है वो ज्यादा फैला क्यों नहीं, अपने यहां हाड़ौती तक क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जो अपना रेगिस्तान है ना, वो रेगिस्तान जैसे जैसे फैलता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में अगर आप पढ़ोगे तो वो शिखर पश्चिम में तो क्या है, जैसलमेर वगैरह है अपने, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, यहां पे पूरा क्या है, क्या है? रेगिस्तान है। राजस्थान में जो रेतों का जो टीले है ना, वो यहां तक, ये जैसलमेर हो गया, या बीकानेर हो गया, या बाड़मेर हो गया, गंगानगर हो गया। अब यहां से जा रही है अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला, यहां पे खत्म कहां होती है? दिल्ली में। और दिल्ली में जहां खत्म होती है वहां पे राष्ट्रपति हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स जिसको बोलेंगे, वो अरावली पर्वत का अंत है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत की वजह से ये अपने यहाँ है अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हरदोई क्षेत्र, ये जो रेगिस्तान है ना, ये बढ़ते 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 यहाँ सीकर, ये सीकर चूरू यहाँ पे है, यहाँ तक भी आपको जो है रेत के टीले मिल जाएंगे थोड़े बहुत। ये धीरे धीरे रेगिस्तान, जो रेगिस्तान इधर बढ़ता जा रहा है। अब जब रेगिस्तान यहाँ तक है तो रेगिस्तान इसके नीचे क्या है? अपने यहाँ पे इस जगह पे क्या है? गुजरात। यहाँ से दक्षिण छोर से लेकर यहाँ जो है अपने दक्षिणी पश्चिमी छोर तक जो मामला है वो गुजरात का है। इसके इधर क्या है? पाकिस्तान। तो जो रेगिस्तान है वो यहां पे भी है और रेगिस्तान यहां पे भी है, गुजरात में भी। ठीक है, तो गुजरात में जो रेगिस्तान है उसको बोलेंगे अपन कच्छ, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ। और रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है पाकिस्तान में, भाई साहब बॉर्डर आने के बाद रेगिस्तान खत्म हो गया, रेगिस्तान उधर भी है, पर उससे अपने कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी के घर में रोटियां बन रही है नहीं बन रही, वी डोंट केयर अबाउट दैट। अपने लिए सिंपल सी बात है भाई, अपना घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा, ठीक है, अपने घर में पादरे नहीं पड़ रहे, पड़ोसियों के घर में ताक झाक करे, क्या मतलब आ रहा है? तो कच्छ समझ में आ गया मामला। कच्छ में, जो कच्छ कहां है? गुजरात में। कच्छ कहां है? गुजरात में। ठीक है,
स्थल कौन सा है इसका? कच्छ। कच्छ कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। वैसे तो ये खैबर बेट नदी द्वीप आता है, विशेष इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज करके रख देगा, पर फिर भी मेरी लिखाने की प्राथमिकता है, लिखाने की जिम्मेदारियां हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान देने की जिम्मेदारियां तो दूंगा। खैबर बेट नदी द्वीप था ये। अरे बेटी लिखा है, मैं आ गया हो यार भाई साहब। खैबर बेट नदी द्वीप के किनारे खैबर बेट नदी द्वीप के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? नाम सुना हुआ होगा आपने, तो याद रखने के लिए आप जो है ना, खोजकर्ता इसके कौन थे? R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। नाम आया है क्या? पहले देखे, पढ़ के दिखाना खोजकर्ता में, टीप के दिखाओ। वेरी गुड। बनावली की रविंद्र सिंह बिष्ट साहब ने इसकी खोज की। कब की? नहीं, इसकी 1990 से 91 के बीच में खोज की। 1990 से 91 तक, मतलब इसके मध्य इन्होंने खोज की। एक्यूरेट टाइमिंग इनको भी नहीं पता होता है, लेकिन लगभग अंदाजन बात कर लेते हैं अपन। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषताएं, इसकी स्पेशलिटीज, इसमें क्या क्या जो है मुख्यतः चीजें अपने को मिली है और उन चीजों से क्या क्या मुख्यतः जानकारी अपने को प्राप्त हुई है। हालांकि जो यहाँ पे जो जानकारी मिली है ना साहब, इस जगह पे पर्टिकुलर धोलावीरा के अंदर, ये 2-3 जगह हैं जो विशेष इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, ये चनूदड़ो वनोदड़ो तो गोली मारो, इतना विशेष नहीं। धोलावीरा हो गया, धोलावीरा को जुलाई 2021 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को नाम सुना है आपने? यूनेस्को, बिल्कुल। यूनेस्को एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड स्तर पे एक संस्था बनाई गई है संपूर्ण देशों के माध्यम से। लगभग इसमें 190 समथिंग देश है, 193 के आसपास देश इसके अंदर एडेड है। ये क्या करती है? यूनेस्को जो है वो देशों में, किसी भी पर्टिकुलर देश में उनको लगता है कि यार ये चीज यूनिक है, यूनिक मतलब ऐसी चीज नहीं है दोबारा, या ऐसी चीज दोबारा दोहराई नहीं जाएगी, तो उसको मार्क कर देती है वो विश्व विरासत स्थल में। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आमेर का किला है, आमेर के किले को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया, तो आमेर के किले पे सिर्फ झाड़ू पोछा हो सकता है, वहां पे एक प्लास्टर, एक टाइल नहीं लगा सकते बिना यूनेस्को की परमिशन के। वो यूनेस्को को अंडर आ चुकी है, खरीदी नहीं है उनका जो है भैया, आपको कुछ भी इसमें बदलाव, क्योंकि ऐतिहासिक चीज है वो, उसको एज इट इज रखो। आप मान लो सपोज कोई महल है, उस पर आप प्लास्टर कर आओ, वो महल दिखेगा क्या पुराना जैसा? नहीं दिखेगा। उस पर जो प्रिंट हुई है वो प्रिंट नहीं दे। अभी वहां पे जयपुर के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग बड़ी प्रसिद्ध है, मतलब जो ठप्पे होते हैं ना, ठप्पे ठोके, वो ऐसे कर करके ठप्पे ठोक ठोक के जो है वो प्रिंटिंग करते थे पहले। और कलर इतना वेजिटेबल कलर बोलते थे उसको, सब्जियों से कलर बनाते थे वो, सब्जियों को गला के रखते थे। हरा कलर बनाना है तो वो हरी सब्जी को बनाते थे, लाल बनाना है तो टमाटर वगैरह के साथ कुछ चीजें मिक्स करके फिर उसको गलाते थे, गला के फिर उसे कलर बनाते थे। फिर वो जो वेजिटेबल कलर्स थे, वो वेजिटेबल कलर्स आज भी आपको महलों की दीवारों पे मिल जाएंगे, जो आप कितना भी खुरच लो वो नहीं मिटेंगे। और उसी से ब्लॉक प्रिंटिंग, मतलब ब्लॉक बना रहता है। जैसे मान लो हाथी का ब्लॉक है, उल्टा जैसे सील होती है ना, सील देखी है आपने? सील लगाते हैं, मोहर जो बोलेंगे, जैसे मोहर इसमें भी आई है जिसपे एक सींग वाले पशु का अंकन है, तो वैसी मोहर जो है वो इधर कपड़ा है प्लेन अपना, उस पर कलर में किया, इधर इसमें ठोका, वो इधर ऊंट बन जाएगा, इधर हाथी बन, तो ऐसे कई सारे ऊंट बना देते हैं वो, तो वो प्रिंट बन जाती है पूरी की पूरी, तो उसको ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कई सारी चीजें हैं ये यूनिक है,
ये ब्लॉक प्रिंटिंग, ये वेजिटेबल से सब कलर जो है वो कहीं नहीं बनते। तो ये कई सारी चीजों को यूनेस्को क्या करता है, स्पेशली जो है जो धरोहर होती है, जैसे मान लो कुछ चीज मिली है तो वो धरोहर अपनी नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, वो देश की है, उस पर देश का अधिकार है। उसमें कोई फेरबदल करना होगा तो देश के ऑथोराइज पर्सन से पूछने के बाद में, उनसे कंफर्मेशन लेने के बाद में ही आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, वरना कोई वहां का आस पड़ोस, सपोज आमेर के किले का जो रॉयल परिवार आज भी उपस्थित है, वो भी उसमें बदलाव तब करेंगे जब पहले पूछेंगे, यूनेस्को से परमिशन लेंगे कि यार मेरा जो है ना ये दीवार छुड़वाने की इच्छा हो रही है यार, या उसका जो है ना वो थोड़ा सा प्लास्टर गिर गया वो मुझे करना है। तो यूनेस्को ने जुलाई 2021 में, यूनेस्को ने जुलाई 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का। अपने भारत में 40वें नंबर का विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। किसको? धोलावीरा को। चालीसवां वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। द सेकंड थिंग इज, जो और इंटरेस्टिंग है इस क्षेत्र के बारे में, सभ्यता के बारे में, पहला तो भैया चलो ठीक है, वर्तमान में तो यूनेस्को ने घोषित कर दिया, ये तो होगी वर्तमान की बात, लेकिन उस टाइम पे क्या क्या मिला, जो अपन यही बात कर रहे हैं इस विशेषताओं के अंदर, कि उस जमाने में क्या क्या मुख्यतः तौर पे मिली है चीजें। अब उस जमाने में जो था, इसमें सबसे यूनिक जो मिला वो मिला है, एक तो खेल स्टेडियम, किसी भी सभ्यता में नहीं मिला है। खेल स्टेडियम यहां मिला है, खेल स्टेडियम मिला है, और एक यहां तो एक खेल स्टेडियम मिला है। और अभी रिसेंटली 2005-6 में जो खुदाइयां चल रही है, अब तो क्या थोड़ी बहुत चल रही है, ज्यादा विशेष नहीं चल रही वर्तमान में बात करें, लेकिन अगर जो थोड़ी बहुत खुदाइयां चल रही 2004-5 के आसपास की बात करें, तो एक बरोड़ नाम की जगह है, बरोड़, बहरोड अलग है, बहरोड अलवर वगैरह की साइड पे है, बरोड़ करके जगह आती है, अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ है राजस्थान में, ठीक है, और अनूपगढ़ कहां पड़ता है? श्री गंगानगर में, ठीक है, वर्तमान की बता रहा हूं मैं आपको, 2004-5 ज्यादा कोई विशेष दूर नहीं है, अपन ये 50-100 सालों पुरानी बात नहीं कर रहे। तो जो रिसेंट जो खुदाइयां चल रही है भाई, ये तो क्या है, ये प्राचीन चीजें हैं, तो इसलिए इसको जोड़ा सा दम लगा के, जोर लगा के पढ़ाया जा रहा है। जो वर्तमान में जो मिली है वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के अंदर आप काउंट कर सकते हो, करो तो। बरोड़ नाम की जो जगह है वहां पे 2 खेल स्टेडियम मिले हैं, सर्वप्रथम 2 खेल स्टेडियम, उसको भी लिखाऊंगा मैं, वो भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और कोई पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पर जो जानकारी मेरे पास में अच्छी है वो मैं आपको हमेशा दूंगा। बरोड़ नाम की जगह पे 2 खेल स्टेडियम मिले हैं। तो प्रथम सभ्यता, प्रथम नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, वहां जहां पे 2 खेल स्टेडियम मिले हैं, वो बरोड़ करके जगह है। बरोड़ याद रखनी है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन में अगर कोई 4 अनूपगढ़, गंगानगर, फलाना, राजस्थान वाजस्थान नहीं आएगा, अपने कोई एसटीसी वेस्टीसी लेवल का एग्जाम नहीं है, 12वीं लेवल का या फिर कोई 10वीं लेवल का, ठीक है, तो वहां डायरेक्ट पर्टिकुलर जगह का याद रखना है आपको। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा जो है वो कठिनाई हो याद रखने में, पर रखना पड़ेगा, और ऑप्शन भी नहीं है। खैर वापस इस पर चलते हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने इसको 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। खेल स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, बेसिकली 90 बोले जाएंगे, अपन तो 90 बोलेंगे, पर 90 से 91 में का अर्थ यूं है कि कई बार क्या होता है ना, कि दिसंबर के आसपास में कोई चीज हुई है तो उसको 91 में काउंट कर लेते। मान लो सपोज मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब 5.7 और 5.2, चलो 7 को आप 8 लिख लो, ये मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इसको जो है औसतन तौर पे एक सिंगल डिजिट में बोलो, मतलब लगभग, इसको 6 मान सकते हैं, इसको 5 मान सकते हैं। 5 के नीचे 0.5 जो है 5 के नीचे है, तो उसको अपन जो है उसके पहले वाली संख्या के तौर पे काउंट कर सकते हैं। 5 के ऊपर है पॉइंटों में, तो वो ऑन एन एवरेज का मामला है। इधर भी ये नवंबर दिसंबर के आसपास का रहा होगा, एक्यूरेट जो है मंथ कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने बताया भी नहीं आपको।
तो इसलिए एक राउंड में भी काउंट कर लेते हैं। बाकी कुछ जो है वो जैसे मान लो जुलाई में हुआ, कोई जून में हुआ, तो इसलिए वो जो एक्यूरेट टाइम ना आ रहा था। ठीक है, तो खेल स्टेडियम का प्रमाण कहां मिला है? धोलावीरा में। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में। खेल स्टेडियम का प्रमाण कहां मिला है? खेल स्टेडियम का प्रमाण कहां मिला है? और एक जो मुख्य चीज और है यहां पे, खगोल जानते हो? खगोल नाम सुना हुआ है? एस्ट्रोनॉमिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। खगोलीय जो चीजें होती है ना, तो खगोलीय साला भी यहां पे मिली है। सोचो उस जमाने में भी खगोलीय साला का अर्थ होता है जो अंतरिक्ष पंतरिक्ष फलाना ढिमकाना, जो, चलो लिख लो पहले, आप मान लो पहले, तसल्ली से मान लो। लिख लिया? बड़े आगे? क्लियर? खगोलीय साला का प्रमाण भी यहां पे मिला है। ये आप ये चाहो तो लाइन अगर किसी के जीवन में तसल्ली देनी हो तो ये लिख सकते हो, विश्व का प्राचीनतम खेल स्टेडियम का प्रमाण मिला है। तो खेल स्टेडियम का प्रमाण यूनिक है अपने आप में, पहली बार ही आपके सामने चीज आई होगी, तो प्राचीनतम ही रही है। किसी के बारे में मैं विशेषताएं जो लिखा रहा हूं ना वो एकमात्र है, ऐसा नहीं है कि वो रिपीटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि खेल स्टेडियम में इसमें बता रहा हूं तो कहीं और भी आएगा तो विश्व के प्राचीनतम सर कौन सा हो गया, सबसे पुराना कौन सा हो गया, यही है। ठीक है, खेल स्टेडियम का प्रमाण हो गया और खगोलीय साला का प्रमाण भी यहां पे मिला है। खगोलीय बेसिकली अर्थ बता दूं मैं आपको पहले में, खगोलीय साला मतलब क्या है? खगोल शास्त्र अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट होता है। खगोल शास्त्र अपने आप में अलग से सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पॉलिटी होती है ना, जब अपन कोई बीए एमए वगैरह कुछ कर रहा होता है तो अपने जो कोर्सेज चल रहे होते हैं तो अलग से खगोल शास्त्र का एक टॉपिक होता है, एक पूरा कोर्स होता है, पूरी डिग्री होती है लोगों की, पीएचडी तक खगोल शास्त्र में करते हैं। खगोल का मतलब क्या होता है? खगोल, ठीक है, गोल मतलब धरती, और धरती जैसे ही जितने और भी ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी लेना। ऐसा अपन मानते हैं कि बाकी धरती के अनुसार जो जितने भी बाकी के ग्रह हैं वो भी गोल ही रहे होंगे, क्योंकि अपन अब इतने एडवांस हो चुके हैं, आज के 50 साल पहले नहीं थे, 100 साल पहले नहीं थे, ऐसा अपन मानते थे। लेकिन सोचो उस जमाने में भी, आज के 4-5 हजार साल पहले भी खगोल शास्त्र के बारे में, खगोलीय एक लेबोरेटरी उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी थी। खगोल मतलब जो बाहर के अंतरिक्ष की जो चीजें हैं, ग्रह हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियां हो गई, उसके बारे में भी जानकारी उस जमाने में भी लोग रखा करते थे और एक अलग से लेबोरेटरी उन्होंने स्थापित की हुई थी। अब सोचो उस जमाने में भी लोग कितने एडवांस रहे थे। अभी तो सिर्फ अपन जो है चलो ठीक है वो आधुनिक तकनीकों के माध्यम से, लाइक नासा आ गया अपना, इसरो नासा अमेरिका का है, इसरो अपना इंडिया का है, टेस्ला आ गया, जो क्या स्पेसएक्स करके जो है एलन मस्क जिसका मालिक है, तो ऐसे कई सारी चीजें अब एडवांस हो गई। लेकिन उस जमाने से भी अपन एडवांस रहे हैं। यूनिक कोई अपन ने खोजी होगी तो ये मान लो कि जिस तरीके से अपन उस जमाने में रहते थे, उस जमाने से लेकर आज तक अगर अपन ने इम्प्रोवाइजेशन किया होगा तो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 40% या 50% इम्प्रोवाइजेशन किया होगा। अपन ने 100% इम्प्रोवाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंप्रूव्ड थे उस जमाने के अंदर खुद। ठीक है, तो खगोलीय साला का प्रमाण यहां पे मिला है। खगोलीय, वैसे तो पर्यवेक्षण बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा शब्दों में घुसने की आवश्यकता नहीं है। खगोल शब्द आते ही याद रख लेना भैया किसकी बात हो रही है। खगोलीय साला का प्रमाण यहां पे मिला है। खगोलीय साला का प्रमाण यहां पे मिला है। खगोलीय साला का प्रमाण यहां पे मिला है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट नगरीय सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि धोलावीरा
के अंदर जो चीजें हैं वो बाकी नगरीय सभ्यताओं से बहुत ज्यादा यूनिक है, अलग है, हटके है। ठीक है, एक इसके अंदर एक लाइन वो लिख लेंगे अपन, आप लिख लो, मैं बता देता हूं, फिर भी यहां लिख देता हूं। ये 3 खंडों में है विभाजित। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 टीले मिले थे, गढ़ी क्षेत्र और जहां पे आम प्रजा रहती थी, तो सिंपल बात है कि उसके खंड कितने थे? 2। सिंधु घाटी सभ्यता में 90% जो जगह है उसके खंड कितने रहे हैं? 2। एक सभ्यता मैंने आपको वो भी लिखाई है, नगरीय सभ्यता, जिसमें गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र नहीं था। बताओ कौन सी थी? टीप के बताओ ताकि रिवीजन हो तुम्हारा। चनूदड़ो। चनूदड़ो में गढ़ी क्षेत्र नहीं था क्योंकि प्रमाण भी नहीं मिला है। एकमात्र जगह जहां गढ़ी नहीं था, बाकी सब जगह गढ़ थे, ऐसा प्रमाण मिले हैं। तो ये 3 खंडों में बटी हुई थी, वहां पे 2 खंड थे, यहां पे 3 खंडों में विभाजित है। एकमात्र लिख देना, आगे शब्द जोड़ देना, मैं लिखा देता हूं, चलो लिखो। एकमात्र नगरीय सभ्यता जो 3 खंडों में, जो कि 3 खंडों में विभाजित, जो कि 3 खंडों में विभाजित, जो कि 3 खंडों में विभाजित है, जो कि 3 खंडों में विभाजित। क्लियर? क्लियर? एक लाइन और लिख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो 2-4 लाइनें और है, पर वो विशेष इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। एक भूकंप का साक्ष्य कहां मिला था? राजस्थान में। कौन सी सभ्यता थी राजस्थान की? वेरी गुड। भूकंप का साक्ष्य वहां मिला है, भूकंप से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी, ये प्रमाण वहां मिला है। ये जो सभ्यता है धोलावीरा, ये सुनामी से नष्ट होने के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी आने के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के प्रमाण मिले हैं। सुनामी जानते हो? अंग्रेजी में सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग क्या होगी? कहां से स्टार्ट होगी सुनामी? नहीं होती है। टी से स्टार्ट होती है सुनामी, टी साइलेंट होता है इसके अंदर। सुनामी जो होती है, बाढ़ कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। लेकिन बाढ़ क्या होती है कि बाढ़ इतनी प्रबल नहीं होती कि इंसानों को भागने का मौका नहीं दे। सुनामी इतनी प्रबल होती है कि भाई साहब वो एकदम से आएगी, भयंकर हाई लेवल की ऊंची लहरें उठेंगी और बहा के ले जाएंगी सब कुछ जो है। आप इसका उदाहरण आप सबसे ज्यादा अगर आपको देखना है तो आप केरला साइड पे देख सकते हो, मालाबार तट वगैरह, जो वहां पे जो नियर बाय जो समुद्र है, तो समुद्र में कई बार सुनामी आती है, कई बार। और उसके अब तो अपने एडवांस हो गए, तो मौसम विभाग क्या करता है कि 5-10 दिन पहले सूचना दे देता है। चक्रवात भी आते हैं, ये मौसमी जलवायु परिवर्तन है। अगर आप कभी जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जलवायु परिवर्तन संबंधी जो चीजें रहेंगी वो सुनामी वगैरह जो है वो वहां पे काउंट की जाती है। तो केरला वगैरह जो जितने भी अपने दक्षिणी तट रहे हैं, अपने तमिलनाडु हो गए, सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो केरला उड़ीसा साइड पे आती है, क्योंकि वहां पे जो मामला है ना, वहां पे उनका जो फैलाव है समुद्री तट के साथ में वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। और उधर का जो समुद्र है वो विशेष तौर पे ज्यादा जो है वो क्या है, उसमें लहरें का मात्रा कई बार ज्यादा बढ़ जाती है। और जब लहरें इतनी ऊंची आती है तो मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर देता है कि भाई लोगों खाली कर जाओ। तो बेचारे जो वहां के जो रहवासी जो है, जो नागरिक है, सब कुछ जो आवश्यक चीजें होती है वो लेके निकल जाते हैं। मकान, गाड़ियां वाड़ियां जो भी होता है, मकान को कोई नहीं लेके जा सकता। वहां की किसी को मान लो टीवी लग रही है तो टीवी भी ले जा सकता, जान बचाना इंपॉर्टेंट है। तो उनकी बड़ी स्थिति खराब रहती है। बंगाल के अंदर भी रहता है मामला ये। तो सुनामी जब भी आती है नियर बाय तटों को हालत खराब करके चली जाती है। क्या? हाँ, बिहार में भी थोड़ी बहुत आती है, पर इतना बड़ा तट, भाई सबसे बड़े तट जो है वो इधर के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, ठीक है। बिहार में बाढ़ आती है, सुनामी नहीं आती। बाढ़ और सुनामी में अंतर है। बाढ़ नदी में भी आ सकती है, चंबल में नहीं आई थी क्या अपने? आज के 8-10 साल पहले जो है वो यहाँ तक जो चंबल की पुलिया थी वो पूरी डूब चुकी थी। नयापुरा के वहां जो नियर बाय जो क्षेत्र थे वो खाली करवा दिए गए थे।
कोई कई बार हाई लेवल में बारिश होती है तो अपने यहाँ कोटा बैराज के ऊपर तक का मामला आ जाता है, कवर अप हो जाता है पूरा ही, बेचारे नीचे के लोग जो है उनके मकानों का सब डूब जाते हैं। पर वो बाढ़ है, जैसे वो उतरता है पानी तो उनका नुकसान मतलब ऐसा नहीं होता कि मकान ही गायब हो गया, सुनामी पेड़ों वेड़ों को भी उखाड़ के ले जाती है साथ में, इस लेवल पे होती है वो। ठीक है, तो सोच इस यहाँ पे इस जगहों पे जो सुनामी आई है उसी ने इस क्षेत्रों को नष्ट किया होगा ऐसा मानते हैं। तो सुनामी का साक्ष्य जो है यहां मिला है, सुनामी का साक्ष्य और कहीं नहीं मिला है, यही मिला है। ठीक है, सुनामी का साक्ष्य मिला है। इसमें जैसे 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक साइन बोर्ड भी मिला है, पर वो कोई विशेष इंपोर्टेंट नहीं है। क्लियर मामला? नेक्स्ट आता है गुजरात खत्म, हरियाणा खत्म, राजस्थान खत्म। अब बात करते हैं अपन से पंजाब की, इसके बाद में अपन इसका अंत कर चुके होंगे। पंजाब में एक जगह है रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहां स्थित है? रोपड़ कहां स्थित है? पंजाब में। इतना विशेष इंपॉर्टेंट नगरीय सभ्यता नहीं है ये, बस एक लाइन इसके अंदर थोड़ा सा अपन को ये याद रखनी है जीवन में कि जो इसकी खोज की गई थी ना, अब मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? स्वतंत्रता नहीं मिली थी उसके पहले, और जब अपन को स्वतंत्रता मिली तो उसके जस्ट बाद में जो पहली सभ्यता खोजी गई थी वो कौन सी थी? रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खोजी जाने वाली प्रथम सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, रोपड़। रोपड़ की खोज किसने की थी? इसकी नदी तो लिखना ही भूल गया यार, सतलज नदी है ये, सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर, तट मतलब मोस्टली जो है जितने भी सभ्यताएं हैं वो मोस्टली बाई साइड पे विकसित रही है, ज्यादा किसी भी नदी के बाई साइड पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, जस्ट पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट पहले एक क्या नाम है, नंदवीरा करके, वो अपने विशेष इंपोर्टेंट नगरीय सभ्यता के अंदर काउंट नहीं होती है। देखो क्या है, सभ्यताएं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कम से भी कम यूं मान के चलो 70 से 80 नगरीय सभ्यताओं की जानकारी मिली है, 70 से 80। पर मैंने जैसा कि आपको कल भी बोला था जब स्थलों की बात चली थी कि अपने इंपोर्टेंट जो है 7-8 है, 70-80 पढ़ने बैठेंगे तो आप यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लायक बन जाओगे। आप जो है वो आईएएस की तैयारी करिए, फिर उसके लिए ठीक है मामला वो, क्योंकि वो वहां पे ये तो चलो आप 7-8 के अंदर जो नाम आप सुन रहे होंगे इसके अंदर ही थोड़ा कंफ्यूजन होगा, धोलावीरा क्या है रे यार, चनूदड़ो क्या है रे यार, ये तो अजीब से नाम है यार, पहली बार सुन रहे हैं। कालीबंगा तो सुना होगा, मोहनजोदड़ो सुना होगा, हड़प्पा सुना होगा, बाकी ये जितने भी नाम आ रहे हैं, धोलावीरा हो गया है, रोपड़ हो गया, तो यार ये तो पहली बार ही आ रहे हैं, आपके निगाह में तो पहली बार ही आ रहा होगा, शायद आप पढ़ते होंगे इस वजह से आपको थोड़ा सा याद होगा चीजों का। तो ये इसी जो टर्म्स होती है ना, ये टर्म्स के अंदर ही बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं पढ़ते, सब डिपेंड करता है कि वो गिच पिच रायता नहीं पड़े, रायता नहीं फैले अंदर दिमाग के अंदर, चावल के साथ में जो है दूध नहीं मिल जाए वो खीर बन जाती है वरना। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन है? कौन से खोजकर्ता कौन से है यहाँ का? रोपड़, पंजाब, सतलज नदी के तट पर यह स्थित रही थी नगरीय सभ्यता। इसके खोजकर्ता थे शर्मा जी, नाम भी लिखा देता हूं वरना पूछेंगे इसे ही कोई ना कोई मुझसे कि भाई साहब नाम भी बताओ ना इसका। यज्ञदत्त शर्मा। और इसकी जो खोज की थी, कालीबंगा की खोज कब की थी? कालीबंगा के थोड़े टाइम पहले ये खोजी गई थी सभ्यता। अगर ये नहीं खोजी जाती तो कालीबंगा का नाम होता उसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खोजी गई प्रथम सभ्यता है ये। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन बोली होगी कल परसों नरसों, जब मैंने आपको किसी सभ्यता में, कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा में बोला था कि भाई साहब युग्म में समाधान किया जाता था, स्त्री पुरुष को एक साथ गाड़ा जाता था,
फिर मैंने आपको कल ये भी बोला था कि एक सभ्यता वो भी आएंगी जिसके अंदर जो है वो सब के साथ में कुत्ते भी दफनाए जाते हैं, तो वो यही है। पंजाब के अंदर जो है वो जो चीजें मिली थी, ऐसे याद रखना प्रैक्टिकली, पंजाब को याद रखो, पंजाब को खैर याद रख ही सकते हो, तो इजी है मामला। अपना सिख समुदाय समझा पंजाब के अंदर ही पाया जाता है। तो पंजाब में जो बॉडी गाड़ते थे, दफन करते थे, शव को दफनाते थे, उसके साथ में कुत्ते मिलाए। कुत्ता कुत्ता जिंदा नहीं मिला है, कुत्ते की कुछ जो है वो बोन मेरो टाइप या कुछ छोटे से अवशेष मिला होगा, तो वो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर उन्होंने जानकारी ले ली भैया ये कुत्ता था। ठीक है, शव के साथ में क्या करते थे ये, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। दूसरा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खोजी गई प्रथम सभ्यता है, खोजी गई प्रथम सभ्यता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। क्लियर मामला, मान लो। लिख लिया? इसी के साथ ये जो सभ्यता स्थल रहे हैं अपने उस जमाने के, उस जमाने में जो जो स्थानों पे जो जो चीजें मिली है, वर्तमान में कहाँ है अपन ने पढ़ लिया। उस जमाने में जो सभ्यता थी उसका नाम क्या रहा था वो अपन ने पढ़ लिया, खोज किसने की थी अपन ने पढ़ ली, सन कौन सा था अपन ने पढ़ लिया, उस सभ्यता में कौन कौन सी वस्तुएं मुख्यतः तौर पे मिली है, जो यूनिक है, जो कहीं और नहीं मिली, उसके बारे में विशेषताएं अपन ने पढ़ ली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता 99% आपका खत्म हो चुका है। 1% में मैं कुछ आवश्यक जो है वो वर्तमान की जानकारी भी बता देता हूं आपको। लाइक जैसे बरौर का नाम मैंने बताया आपको, लाइक जैसे सनौली का नाम मैं आपको बताऊंगा, लाइक जैसे बिंजौर का नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बरौर नाम की एक जगह है, कहां है बरौर? अनूपगढ़ राजस्थान। अनूपगढ़ को नया जिला घोषित किया हुआ याद है आपको? तो इसलिए गंगानगर नहीं बोलेंगे अब। नो हटा दिए, नो हटा दिए। वो हालांकि जो है वो राजस्थान का मुद्दा है, तो जिस एग्जाम के लिए अपन प्रिपेयर हो रहे हैं वहां नहीं पूछेंगे। लेकिन राजस्थान के जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उसका एग्जाम जो है वो फरवरी के आसपास में है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर वो क्वेश्चन देगा करंट अफेयर्स के अंदर भी, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है कि पेपर ऑलरेडी 1 महीने 1.5 महीने पहले छप चुका होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर भाई साहब मान लो सपोज 2 फरवरी को आरएस का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि वो जनवरी में जाके पेपर छापेंगे, हो सकता है वो दिसंबर में छप चुके हो। इसीलिए करंट अफेयर्स जो है मोस्टली 1-1.5 महीने पहले तक के याद कर लेने चाहिए। और जो ये संभाग हटाने वाला जो मामला है ये एंड ऑफ द दिसंबर का रहा था, लगभग 24-25 दिसंबर के आसपास में भजनलाल सरकार ने जो है वो घोषणा कर दी। और हालांकि इसका अभी विरोध हो रहा है पर वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र में एक ऐसी मजबूत सरकार बैठी है, तो ये कितने भी कोर्ट में चले जाए, राज्य सरकार, राज्य स्तर पे जो कोर्ट होता है वो होता है उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं अपने यहाँ पे भारत के अंदर? सुप्रीम कोर्ट एक है, उच्चतम न्यायालय सिर्फ एक है, वो है दिल्ली में। और उच्च न्यायालय जो है वो हर राज्य स्तर पर स्थापित जो न्यायालय होते हैं राज्य स्तर पर, वो उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय से ये तो हो गया राज्य स्तर पर। अपने राजस्थान में उच्च न्यायालय कितने हैं? एक।
भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना है? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, जितने भी राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में उच्च न्यायालय के अंदर भी जो आते हैं, जो जिला स्तर पे होते हैं, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, जो अपने कोटा में भी कोर्ट है, वो उच्च न्यायालय नहीं है, वो अधीनस्थ कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे डीएम बैठता है, ठीक है। डिप्टी मजिस्ट्रेट जो है वो कौन, डीएम किसको बोलते हैं? आईएएस को। जो आईएएस ऑफिसर होता है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट की पोस्ट भी संभालता है, ठीक है, डीएम भी बनता है वो। खैर, तो बरौर के अंदर क्या मिला है कि 2 खेलों के स्टेडियम मिले हैं, 2 खेल स्टेडियम मिले हैं। दो खेल स्टेडियम बरौर में मिले हैं। सनोली नाम की एक जगह है जो कि यूपी में है वर्तमान में, बागपत नाम की जगह है यूपी के अंदर। यूपी बागपत लिख सकते हो अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा क्लेश रहता है कि नहीं भाई साहब मुझे तो जगह भी बताओ, मान लो वहां पे आ गई चीज तो बागपत यूपी में है वर्तमान में। तो सनौली के अंदर जो मामला मिला है वो विश्व की प्राचीनतम कब्रगाह बोलेंगे इसको। मतलब यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं लोगों के गड़े हुए दबे हुए, तो कुछ जगहों पे जैसे कम मिले हैं, तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे मिले। तो उनको यूँ लगा कि भाई साहब ये कब्रगाह जो बोलते हैं ना, जैसे अपने शमशान घाट होते हैं हिंदुओं के अंदर, तो मुस्लिमों के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर कब्रगाह होता है। कब्र मतलब जो भाई जो गाड़ी जाएगी तो उसको कब्रगाह बोलेंगे, जो जलाया जाएगा उसको शमशान घाट बोलेंगे। विश्व की सबसे विशाल कब्रगाह, सबसे विशाल कब्रगाह, विशाल कब्रगाह। और ये भी लिख लो आप एक अगली लाइन जो है, सबसे बड़ी कब्रगाह कौन सी है? सनौली की, ये वर्तमान का मामला है। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता की अंतिम कब्रगाह है, इसके बाद में कोई कब्रगाह मिल भी नहीं रही अभी तक। हड़प्पा सभ्यता की अंतिम कब्रगाह सनौली, सनौली यूपी। क्लियर है मामला? मान लो, मान लिया? बढ़े आगे। नेक्स्ट जो अंतिम है वो है बिंजोर। बिंजोर नाम की एक जगह है, ये भी कहां है? जो बरौर है। बफौर बरौर, बफौर बिंजोर दोनों एक ही स्थान पे। कहां पे? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ कहां है? राजस्थान में, ठीक है। ये अंतिम, ये क्या है कि अंतिम सरस्वती नदी बेसिन की सभ्यता है। देखो अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में टॉप पे, सबसे ऊपरी उत्तर के जिले हैं ये, ठीक है। अब वहां पे जो सभ्यता मिली थी हनुमानगढ़ वगैरह में, कौन सी मिली थी? कालीबंगा। वो किस नदी के किनारे थी? घग्गर को प्राचीन नाम क्या बोलते हैं? सरस्वती। तो सिंपल बात है कि अनूपगढ़ भी जो है वो हनुमानगढ़ के आसपास ही रहा है, तो वहां जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी? सरस्वती। तो सरस्वती नदी के जो कालीबंगा सभ्यता मिली थी वो रही थी उस जमाने की। लेकिन अभी जब खोज की ना तो पता लगा कि भाई साहब अभी तक जो खोज चल रही है सरस्वती नदी के किनारे विकसित होने वाली और कोई सी भी सभ्यता नहीं मिली। लास्ट जो मिली वो ये मिली। तो अंतिम सरस्वती नदी बेसिन की सभ्यता है ये। ये बहुत बारीक चीजें होती है और ये क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो तोते उड़ जाते हैं कि भाई साहब कि अंतिम सरस्वती नदी की बेसिन मुझे क्या पता भाई साहब।
अंतिम सरस्वती नदी बेसिन की जो सभ्यता है अंतिम सरस्वती नदी बेसिन की सभ्यता है वो कौन सी है? बिंजोर। यहाँ पे चुल्ले वुल्ले के प्रमाण वगैरह भी मिले, कोई विशेष आवश्यक नहीं चीज है। क्लियर? हो गया? तो इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का आज अपन पूर्ण विराम कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। आशा है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। बाकी और भी जो क्लासेस जो आपके छूट चुकी है वो क्लासेस आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको इजीली ये जो क्लासेस है, जो गत क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई है, उनसे जानकारी लेते हुए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत मजेदार तरीके से आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डीजे सर क्लासेस के टच में रहिए, क्लासेस देखते रहिए और अपडेशन के लिए बेल आइकन वगैरह पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ठीक है, कल तक के लिए धन्यवाद।